नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको समाजशास्त्र प्रथम का पाठ दो हमारा है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। पाठ का विस्तृत वर्णन आप तक लेकर आया हूं। बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक वर्ष परीक्षा में लगभग इस चैप्टर से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इसे बहुत ध्यान से समझना। इसमें मैंने छोटे से छोटे महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी वर्णन किया है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनसांख्यिकी संरचना है। तो यहाँ देखते हैं जनसांख्यिकी का अर्थ क्या होता है या जनसांख्यिकी कहते किसे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों, जनसांख्यिकी यानी जिसे हम जननांकिकी भी कहते हैं या जननांकिकी भी कहा जाता है। चाहे इसे बच्चों जनसांख्यिकी कहें या जननांकिकी कहें, बात एक ही है। यह जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी यह जनसंख्या का जो किसी क्षेत्र या निश्चित दायरे में जनसंख्या निवास करती है उसका सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसका अंग्रेजी पर्याय यानी यह जो जनसांख्यिकी है इसको अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं या अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी है, जो कि यानी जो डेमोग्राफी जो कि यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा ग्राफीन से बना है। डेमोस तथा ग्राफीन से बना है। ये कौन से शब्द? यूनानी भाषा के। डेमोस का अर्थ होता है जन यानी लोग। डेमोस का अर्थ क्या होता है? जन। जन माने लोग। तथा ग्राफीन का अर्थ होता है वर्णन यानी लोगों का वर्णन। वही लोगों का वर्णन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप समझ चुके होंगे कि किसी निश्चित क्षेत्र के दायरे में निवास करने वाली जनसंख्या का विस्तृत वर्णन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार आप नीचे देखिए, कह सकते हैं कि इस प्रकार जनसांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ लोगों का वर्णन है। कौन से लोगों का? किसी एक निश्चित क्षेत्र के दायरे में निवास करने वाली जनसंख्या के लोगों का वर्णन जनसांख्यिकी कहलाता है। इस विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित प्रवृत्तियों तथा प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। यानी इस विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित जो उनकी प्रवृत्तियां होती हैं, रीति रिवाज और उनकी प्रक्रियाएं होती हैं, उनका वर्णन किया जाता है। इसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म एवं मृत्यु, प्रवसन के स्वरूप, जनसंख्या की संरचना एवं गठन अर्थात स्त्री पुरुषों का अनुपात एवं संप्रदायों में साक्षरता दर तथा विभिन्न आयु के समूहों का वर्णन किया जाता है। तो बच्चों, इतना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जनसांख्यिकी का अर्थ और यह किससे बना, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। ये ज़रूर याद रखना। जनसांख्यिकी शब्द जिसे जननांकिकी भी कहा जाता है, कभी कदार पूछ लिया जाता है कि जननांकिकी से क्या अभिप्राय है, तो बच्चे जनसांख्यिकी के चक्कर में जननांकिकी भूल जाते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, ये हमेशा याद रखना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, ये समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया? तो अब देखिए जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है। अब बहुत ध्यान से देखना है, इसको मैंने आंकड़ों समेत आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ या जन घनत्व जिसको कह सकते हैं, जन घनत्व का अनुमान प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या के आधार पर लगाया जाता है। यानी जो एक हमारा वर्ग किलोमीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या सीमित जनसंख्या निवास करती है, इस दायरे में निवास करने वाली जनसंख्या के आधार पर ही इसके घनत्व का पता लगाया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व का अनुमान प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या के आधार पर लगाया जाता है। इसके कुछ आंकड़े निम्नवत हैं। देखिए 1981 में जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 81 व्यक्ति था। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 81 व्यक्ति ही निवास करते थे। यह 1981 में है। उसके बाद 1951 में, उससे पहले जो था 1951 में इसमें 117 व्यक्ति रहते थे सबसे पहले। उसके बाद 81 में 81 रह गए। फिर आगे 1971 में 178 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने लगे। फिर 1991 में जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर
267 हो गया। 1991 में जनघनत्व जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता था वो 267 हो गया, तथा 2001 में जनघनत्व यानी लोगों का घनत्व जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता था वह 324 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या 328 थी, तथा अब जो वर्तमान में 2021 में जनगणना होनी है उसके आधार पर जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाएगी। तो इन आंकड़ों से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि जनघनत्व निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है, यानी जो जनसंख्या घनत्व है वह धीरे धीरे निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए, इसे ज़रूर याद रखना। अब आगे देखते हैं बच्चों, अगला हमारा बिंदु है जनसांख्यिकी के प्रकार, यानी जनसांख्यिकी जो जनसंख्या होती है जनसांख्यिकी यह कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर जनसांख्यिकी जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है आकारिक यानी आकार के आधार पर जनसंख्या, और दूसरी होती है सामाजिक जनसंख्या, तो समाज के आधार पर जनसंख्या। तो आकारिक जनसांख्यिकी किसे कहते हैं? आकारिक जनसांख्यिकी होती है कि मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार या मात्रा का अध्ययन किया जाता है। नहीं, इसमें मुख्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या के आकार या क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, यानी जिस क्षेत्र में वो निवास करती है उस जनसंख्या के आकार का अध्ययन करना ही जनसांख्यिकी या आकारिक जनसांख्यिकी कहलाता है। और दूसरा है सामाजिक जनसांख्यिकी। तो इसमें आवासीय क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो आवासीय क्षेत्र होता है, कोई भी आवास रहने वाला क्षेत्र होता है, सामाजिक हो या आर्थिक या राजनीतिक पक्षों, इसमें सबका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक यानी समाज में होने वाले समस्त प्रकार के लोगों के कार्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये होता है हमारा सामाजिक जनसांख्यिकी। फिर अब देखते हैं अगला बिंदु हमारा महत्वपूर्ण क्या है, यानी ये प्रश्न क्या बनता है, भारत में जनगणना के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी भारत में जनगणना के विकास का संक्षिप्त वर्णन क्या है। तो इसको देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों आपके लिए, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर। तो भारत में जनगणना की व्यवस्थित प्रक्रिया ब्रिटिश शासनकाल में सन 1867 से 72 में प्रारंभ हुई थी। जो भारत में जनगणना की व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू हुई थी वह ब्रिटिश शासनकाल में सन 1867 से 1872 में प्रारंभ हुई। इसके पश्चात सन 1881 से नियमित रूप से, यानी इसके पश्चात या 1881 से नियमित रूप से हर 10 वर्ष के बाद 10 वर्षीय जनगणना होने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1951 में व्यवस्थित जनगणना हुई, तथा सन 2011 में हुई जनगणना सबसे नई थी, यानी जो 2011 में इस बार जनगणना हुई थी हमारी, वह सबसे नई और अनोखी जनगणना थी, व्यवस्थित जनगणना थी। और अब जो जनगणना होनी है वो आगामी 2021 के वर्ष में होनी है। तो सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में जनगणना कब शुरू हुई थी? सुव्यवस्थित जनगणना ब्रिटिश शासनकाल में, यानी कह सकते हैं आप 1867 से 72 के बीच में हुई थी। और इसके बाद 1881 से नियमित रूप से, यानी 1881 पहली बार जनगणना हुई थी, 1867 से 72 के बीच में। उसके बाद में सन 1881 से नियमित हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होने लगी। और उसके बाद में 1951 में व्यवस्थित जनगणना हुई, तथा यहाँ पर कह सकते हैं कि 2011 में हुई जनगणना जो थी वो सबसे नई तरीके से की गई थी और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से की गई थी, तथा अब 2011 में आगामी जनगणना होनी है। तो अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था आपके लिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा जो 5वां प्रश्न बनता है, प्रजनन दर से क्या आशय है। तो प्रजनन दर में देखते हैं, प्रजनन दर से आशय बच्चा पैदा करने की आयु की अवधि है, यानी जो स्त्रियों में बच्चा पैदा कर सकने की आयु होती है, उम्र, उसका क्या समय होता है, उसे हम प्रजनन दर कहते हैं। तो इसमें देखिए, प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या से है, यानी प्रजनन दर से आशय प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या से है। बच्चे पैदा करने की अवधि सामान्य रूप से स्त्रियों में 15 वर्ष से 49 वर्ष तक की अवधि ही मानी जाती है, यानी जो स्त्रियों में बच्चा पैदा करने की अवधि होती है वो अधिकतर 15 वर्ष से 49 वर्ष तक ही अवधि मानी जाती है। और इसी अवधि को ही हम प्रजनन दर कहते हैं, यानी जो प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित होने वाले बच्चों की संख्या होती है वही हमारी प्रजनन दर कहलाती है।
समझ में आया नहीं? यानी प्रजनन दर से आशय क्या होता है कि प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे, यानी 1000 स्त्रियों की संख्या ले लेते हैं, उसके पीछे जीवित जन्मे जितने भी जीवित 1000 स्त्रियों के पीछे जितने भी बच्चे जीवित जन्मे होते हैं, यानी उनसे जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, उन पैदा यानी बच्चों के पैदा करने की अवधि सामान्य रूप से उसमें कितनी होती है? 15 से 49 वर्ष तक की होती है। तो ऐसे बच्चों को ही हम प्रजनन दर कहते हैं। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य या वांछनीय दर से बहुत अधिक हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जनसंख्या विस्फोट का आशय, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ आशय सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं बच्चों कि बहुत अधिक बढ़ जाना, यानी एक निश्चित जो अवधि होती है, जैसे सीमित परिवार की अवधि होती है, हम दो हमारे दो, तो इसको आप कह सकते हैं कि हम दो हमारे 10 की जब अवधि हो जाती है, यानी हम 2 लोग पति पत्नी 2 लोग और हमारे 10 बच्चे, तो ऐसी स्थिति में जब हमारे 10 संतानें हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या का बहुत तीव्र गति से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो इसमें देखिए डेफिनेशन आपकी क्या है, जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्यता या वांछनीय दर से, जो सामान्य दर होती है या वांछनीय जो दर होती है उससे बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। समझ में आया? तो बच्चों अब एक दो महत्वपूर्ण बात और भी ध्यान में रखनी है आपको। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें और अपने मित्रों तक या सहेलियों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए हर वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आता हूं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और आगे अपने मित्रों तक भी शेयर करते रहें। तो बच्चों अब देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या बनता है। पराश्रितता अनुपात की अवधारणा है। पराश्रितता क्या अर्थ होता है? पराश्रित, पर माने दूसरे पर, आश्रित माने निर्भर, यानी जो व्यक्ति दूसरे पर निर्भर होते हैं उसे हम पराश्रित कहते हैं। तो पराश्रितता के अनुपात की अवधारणा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या की आर्थिक स्थिति जानने के लिए प्रयोग होने वाली अवधारणा को पराश्रितता अनुपात कहा जाता है। पराश्रित वर्ग से आशय समाज के उस वर्ग से है जो उत्पादन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसमें बच्चे तथा वृद्ध लोगों को सम्मिलित किया जाता है। यानी पराश्रित, अब इसको बच्चों आप सामान्य डेफिनेशन को छोड़कर आप अपनी भाषा में समझिए। देखिए पराश्रित कौन होते हैं, यानी दूसरे पर आश्रित कौन होते हैं? जो स्वयं कार्य करने के योग्य नहीं होते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग और बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वही तो पराश्रित होते हैं। पराश्रित मतलब माता पिता पर आश्रित, तो उन्हें, यानी जो व्यक्ति स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, वे दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन व्यक्तियों को हम पराश्रित कहते हैं, यानी दूसरे पर जो निर्भर रहते हैं। आप समझ में आई बात? ठीक, अब आगे देखते हैं अनुकूलतम व आदर्श जनसंख्या, यानी हमारा जो 8वां प्रश्न है, अनुकूलतम व आदर्श जनसंख्या क्या है? तो अनुकूलतम व आदर्श जनसंख्या से आशय किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी सदस्यों को रोजगार तथा पर्याप्त सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसे ही हम अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं। यानी उतनी जनसंख्या, कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या के आशय उस क्षेत्र में रहने वाले सभी सदस्यों को रोजगार, यानी एक निश्चित क्षेत्र के दायरे में निवास करने वाले सभी लोगों की प्रति व्यक्ति आय सामान्य से ऊपर हो तथा सभी को रोजगार मिल सके, तो ऐसी जनसंख्या हमारी जो होती है वो अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या कहलाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे। अब समझ में आई बात? तो रॉबिन्सन की एक परिभाषा की आदर्श जनसंख्या उसे कहते हैं जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है, यानी जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है उसे ही हम, उसे रॉबिन्सन जो समाजशास्त्री हैं हमारे, वो आदर्श जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं या अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए अगला हमारा 9वां प्रश्न बच्चों बनता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय या सुझाव। तो जनसंख्या नियंत्रण के 2 सुझाव निम्नलिखित, मैंने 2 ही यहाँ पर जिक्र किए हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। सबसे पहले शिक्षा को अत्यधिक उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाया जाए, यानी जो हमारी शिक्षा है उसे बहुत अधिक उपयोगी बनाया जाए एवं व्यवहारिक बनाया जाए, व्यवहारिक रूप से उसको बच्चों के बीच में प्रस्तुत किया जाए, जिससे जनसंख्या नियंत्रण पर, यानी बच्चों को शिक्षित किया जाए आप कह सकते हैं, जिससे जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाई जा सकती है। और दूसरा क्या है? परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधक
संबंधी जानकारी प्रदान करना, यानी जो हमारे बहुत से कह सकते हैं छोटे छोटे ट्रस्ट चलते रहते हैं, तो उनके माध्यम से परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोध संबंधी जानकारी प्रदान की जाए, तब जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। उसके बाद में आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं आपके चैप्टर में। 10वां प्रश्न बनता है पैंडेमिक से क्या आशय है। पैंडेमिक से क्या आशय है, तो यहाँ पर देखते हैं पैंडेमिक महामारी का एक रूप होता है, यानी बहुत भयंकर विकराल समस्या जो कि अभी आपके सामने इस समय वर्तमान में चल रही है, कोरोना जैसे कह सकते हैं आप, तो इसको हम पैंडेमिक कह सकते हैं। तो पैंडेमिक महामारी का एक रूप है जब कोई महामारी व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ प्रभावित करती है, तो उस महामारी को हम पैंडेमिक कहते हैं, पैंडेमिक कहा जाता है। तो जैसे हमारा कोरोना वर्तमान में चल रहा है, ये संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकांश देशों में व्याप्त है और इसे यह समस्त लोगों को यानी एक समस्त भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी महामारी को हम क्या कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं। समझ में आई बात। अब दूसरा देखिए एपिडेमिक किससे क्या से होता है, यानी एपिडेमिक किसे कहते हैं, तो एपिडेमिक महामारी का एक रूप ये भी होता है जब कोई महामारी एक निश्चित क्षेत्र में फैलती है, यानी एक निश्चित क्षेत्र में फैलती है तथा उसे प्रभावित करती है, तो उस महामारी को हम एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कह सकते हैं आप चेचक, हैजा, तो इस प्रकार के जो होते हैं तपेदिक, यानी इस प्रकार की जो महामारियां होती हैं वो एक निश्चित क्षेत्र को, जो कह सकते हैं बहुत अधिक गंदगी से प्रभावित क्षेत्र होता है, उसे ही अपने रेंज में लेती हैं और उसी क्षेत्र में अपने प्रभाव को फैलाती हैं और वहाँ महामारी के रूप में बीमारी फैलाती रहती है। तो ऐसे क्षेत्र को या ऐसी महामारी को हम एपिडेमिक कहते हैं, जो एक निश्चित क्षेत्र को घेर कर ही उस पर महामारी के रूप में टूट पड़ती है। तो बच्चों यहीं पर हमारा यह वीडियो यानी आपका आधा चैप्टर समाप्त होता है और शेष चैप्टर के प्रश्न वो हमारे अगले वीडियो में आप तक पहुंच जाएंगे। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, ताकि हम इससे अधिक अच्छे ढंग से आप तक अपना वीडियो पहुंचा सकें और आपको जानकारी दे सकें। तो बच्चों एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू।